हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी को सीबीएसई हिंदी क्लास 9 के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रांथली कविता के प्रश्नों का अभ्यास करवाने जा रही हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएँ और इनके द्वारा रचित ग्रांथली कविता की संदर्भित व्याख्या जो मैंने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में पढ़ा चुकी हूँ, जो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरी पिछली वीडियो को न देखे हों वो मेरी पिछली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, और जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ, आप यहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप मेरी और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर मेरे इस चैनल ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं या फिर मेरी आगे की और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूं उन सभी की वीडियो आपको भी मिल सके और आप भी मेरे हर एक वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रांथली कविता के प्रश्न दिए गए हैं। तो आज मैं आपको ग्रांथली कविता से संबंधित इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करवाने जा रही हूँ, और जिसमें इनका पहला प्रश्न है कि कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कवि ने गाँव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि कवि को लगता है कि गाँव का परिदृश्य बहुत ही मनोहारी है, और कवि कहते हैं कि गांव का वह दृश्य इतना सुंदर है कि वह हर किसी के मन को मोहित कर देता है। तो इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। या फिर और सरल शब्दों में कहें तो कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव के खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है, तथा उस हरियाली पर धूप की चमक पड़ने से लगता है कि हरियाली हंस रही हो, और खेतों में अनेक फसलें फल फूल रही हैं। और इसके अतिरिक्त वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के फल और आमों के पेड़ों पर मंजरियां आने से वातावरण महक रहा है। और गंगा के किनारे जो तरबूजों की खेती, तालाब में तैरते पक्षी गांव के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। और देखा जाए तो हरा भरा गांव मरकत या पन्ने के समान सुंदर है जो सबका मन हर रहा है, ठीक है। तो ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। और अब आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया रहा होगा, और मैं अब अगला इसमें का दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। और दूसरा प्रश्न है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। तो कविता में यानी कि ग्रांथली कविता में बसंत ऋतु या शिशिर ऋतु के मौसम का सौंदर्य वर्णन है, क्योंकि इसी मौसम में ही ढाक और पीपल के पुराने पत्ते गिरते हैं या झड़ जाते हैं, और उन पर नई पत्तियां, फूल और फल आने शुरू हो जाते हैं। और फसलों तथा सब्जियों के फलने फूलने का भी यही समय होता है। और खेतों में भी सरसों के पीले फूल खिलने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त आलू, गोभी, पालक, धनिया आदि फसलें भी खूब लहलहाती हैं। और इस तरह देखा जाए तो इस मौसम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, और जिसका वर्णन कवि ने अपनी ग्रांथली कविता में किया है। तो इससे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अब तीसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। और तीसरा प्रश्न है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है। तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ कि मरकत, जिसे पन्ना नामक रत्न भी कहते हैं, जो हरे रंग का होता है और जिसके डिब्बे के खोलने पर हरा प्रकाश फैल जाता है। और इसी प्रकार मरकत के हरे रंग की तुलना गाँव की हरियाली से की गई है, क्योंकि गाँव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान है, ठीक है। मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है। यानी कि गांव के खेतों में विविध प्रकार की फसलें लहलहा रही हैं, तो कहीं फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं, और चारों ओर फल फूलों की सुगंध बिखरी पड़ी है, जिसमें सूरज की स्वर्णिम धूप से निकलता सौंदर्य इस हरितमा में चमक पैदा करता है। और देखा जाए तो इसी हरितमा को दर्शाने के लिए कवि ने गाँव को मरकत के खुले डिब्बे के जैसा कहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अब अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, यानी कि चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है,
अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों के समान दिखाई देते हैं। अर्थात अरहर और सनई के खेत कवि को ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वसुधा यानी पृथ्वी ने फलियों के रूप में अपनी कमर पर सुनहरी रंग की करधनी बांध रखी हो और जो हवा में हिलकर मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं। तो ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। और अब पांचवा प्रश्न पढ़ती हूँ। और पांचवा प्रश्न है, देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए, जिसमें ग्रामश्री कविता की 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। और इसमें पहली पंक्ति है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। और दूसरी पंक्ति है, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो यहाँ चलिए इन दोनों पंक्तियों का भाव भी स्पष्ट करवा देती हूँ। और जैसा कि इसमें पहली पंक्ति है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो इस प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि इस पंक्ति में कवि ने गंगा नदी के किनारे फैली रेत को सतरंगी कहा है, क्योंकि गंगा की लहरों और हवा के कारण इस रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं पड़ जाती हैं और इस रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह रेत चमक उठती है, जिससे यह रेत रंग बिरंगी और जो सांपों के रेंगने या चलने से बने चिन्हों सी दिखाई देती हैं। तो ये था पांचवें प्रश्न के पहली पंक्ति का उत्तर। और अब इस प्रश्न के दूसरे पंक्ति का भी भाव स्पष्ट करवा देती हूँ। और दूसरी पंक्ति है, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें दिया है कि हिम आतप, जिसका अर्थ होता है सर्दी की धूप, ठीक है। और इस प्रस्तुत पंक्ति में गांव के बसंत ऋतु की हरियाली का वर्णन किया गया है, जिसका आशय यह है कि सर्दी के धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वह इस तरह हंसमुख या चमक उठती है मानो वो खुशी से झूम रही हो। और इस तरह ये दोनों कवि को आलस्य से भरे और सुख से सोए हुए प्रतीत होते हैं। तो ये रहा कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता के पांचवें प्रश्न का उत्तर, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया रहा होगा। और अब अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, यानी कि छठा प्रश्न। और ग्रामश्री कविता का छठा प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और जिसमें पंक्ति दी गई है, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि इस पंक्ति में जैसे कि हिल हरित रुधिर है, रहा में हा और र वर्ण या अक्षर की कई बार आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है, और हरे हरे में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, तथा तिनकों का तन और रुधिर दिखाया गया है जिसमें मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ग्रामश्री की हर एक कविता की व्याख्या के साथ साथ उस कविता की विशेषताओं के बारे में भी बताई थी, जिसमें ग्रामश्री कविता की पंक्तियों में अलंकार भी मैंने बताया है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरी पिछली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जैसे इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है वैसे ही ग्रामश्री की और भी पंक्तियों के अलंकार आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरी हर एक वीडियो को अच्छे से देखें। और हाँ, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ और एक बार फिर से बता दूँ कि मैं अपनी हर एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न यानी कि सातवां प्रश्न पढ़ती हूँ। और सातवां प्रश्न है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता में जिस गांव का वर्णन हुआ है वह उत्तरी भारत के गंगा तट पर बसे मैदानी भूभाग पर स्थित है, ठीक है। तो ये रहा ग्रामश्री कविता के प्रश्नों के उत्तर। और अब आगे देखती हूँ। और आगे जैसा कि दिया है, देखिए जैसा कि इसमें दिया है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न तो चलिए इन प्रश्नों को भी आपको सॉल्व करवा देती हूँ। और इसमें आठवां प्रश्न है, यानी कि रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी? उसका वर्णन अपने शब्दों में
कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि ग्रामश्री कविता भाव और भाषा दोनों ही दृष्टि से अत्यंत सहज और आकर्षक है। और इस प्रस्तुत कविता में प्रकृति का लुभावना और सुंदर वर्णन हुआ है और ग्रामश्री के इस कविता में कवि प्रकृति का मानवीकरण किया है। और कविता की जो भाषा है वह अत्यंत सरल, मधुर तथा प्रवाहमयी है तथा अलंकारों का प्रयोग करके कविता के सौंदर्य को बढ़ाया गया है। या फिर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है, जैसे कि ग्रामश्री कविता में उस ग्रामीण सौंदर्य का चित्रण है जो लोगों के मन को अनायास अपनी ओर खींच लेता है। और देखा जाए तो गांव हरियाली से भरपूर है जो देखने में मरकत के डिब्बे के जैसा लगता है, जहां खेतों में लहराती फसलें हैं और जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो दूसरी ओर फलों से लदे पेड़ भी हैं और जिन पर पके फल मुंह में पानी ला देते हैं। और ग्रामश्री कविता में गंगा की सतरंगी रेती और जल क्रीड़ा करते पक्षियों का चित्रण भी है। और जो इस कविता की भाषा है वह अत्यंत सरल, सहज, बोधगम्य है। ठीक है, अत्यंत सरल, सहज, बोधगम्य व प्रभावमयी है। यानी कि गांव का वर्णन करें तो आप इस चित्र को भी देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रामीण जीवन इतना प्रभावी होता है कि सारा का सारा दृश्य आंखों के सामने साकार हो उठता है। और यहाँ अलंकार की बात करें तो ग्रामश्री कविता में जो अलंकार है उसमें अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण और विरोधाभास अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ग्रामश्री कविता जो है भाव एवं भाषा दोनों ही दृष्टि से उत्कृष्ट है। तो अब ये 8वें प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता की व्याख्या को अच्छे से पढ़े और समझे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 8वें प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अब इसी में का 9वां प्रश्न पढ़ती हूँ। और 9वां प्रश्न है, देखिए 9वां प्रश्न है, आप जहाँ रहते हैं उस इलाके की किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। तो यहाँ पर आप जहाँ रहते हैं उस इलाके की किसी विशेष मौसम के सौंदर्य को कविता या फिर गद्य में वर्णित करना है। तो यहाँ देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं से करना है। और यदि आपको ये प्रश्न कठिन लग रहा है तो इस प्रश्न को भी मैं सॉल्व करवा देती हूँ। तो यहाँ पहले मैं आपको गद्य के आधार पर बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपका गांव उस क्षेत्र में है जो यमुना नदी से मात्र 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है। और उस क्षेत्र में सर्दी और गर्मी दोनों ही खूब पड़ती है, लेकिन आपको गर्मी का मौसम पसंद है क्योंकि गर्मी के मौसम में यमुना के दोनों किनारों पर सब्जियों की खेती की जाती है, जिससे वहाँ की हरियाली बढ़ जाती है, जिससे खेतों में जाकर खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि को तोड़कर खाने का अपना अलग ही आनंद होता है। और इस ऋतु में सुबह शाम जल क्रीड़ा करते हुए पक्षियों को निहारना सुखद लगता है। और इसी समय आम, फालसा, लीची आदि फल खाने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ की हरियाली देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो गद्य में इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रश्न को यदि आप कविता के माध्यम से लिखना चाहते हैं तो कविता में भी इसका उत्तर मैं आगे दे रखी हूँ, जिसे आप देखकर पढ़ सकते हैं। और यही नहीं, इस लेसन से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न भी आपके पूरे होते हैं। और अब आगे पाठ्यता सक्रियता दिया है, जिसमें दिया गया है कि सुमित्रानंदन पंत जी ने यह कविता चौथे दशक में लिखी थी। उस समय के गांव में और आज के गांव में आपको क्या परिवर्तन नज़र आते हैं, इस पर कक्षा में सामूहिक चर्चा कीजिए। और इसमें दूसरा है अपने अध्यापक के साथ गांव की यात्रा करें और जिन फसलों और पेड़ पौधों का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये प्रश्न इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ। और यदि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते भी हैं
तो आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब आगे देखिए, और अब आगे यहाँ स्क्रीन में दिया है, ये देखिए, यहाँ मैंने आपकी सुविधा के अनुसार इस लेसन से संबंधित यानी कि सुमिता नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता के प्रश्नों के उत्तर भी मैंने यहाँ स्क्रीन में दे रखी हूँ, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप चाहे तो यहाँ देखकर या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ जो है आपको ग्रामश्री कविता के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और आगे देखिए, ये देखिए आगे यहाँ, हाँ ये देखिए आगे यहाँ रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न के भी उत्तर यहाँ दिए गए हैं। तो अब आप सभी को यह लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ठीक है, तो अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अगले दिन मैं आपको इसके आगे का लेसन यानी कि छायावादी कवि केदारनाथ अग्रवाल के बारे में बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, मेरी आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।